क्लास 11 अध्याय 1 प्रारंभिक समाज समय की शुरुआत से लेखन कला और शहरी जीवन। इस अनुभाग में हम प्रारंभिक समाजों से संबंधित दो विषयों के बारे में पढ़ेंगे। पहला विषय सुदूर अतीत में लाखों साल पहले मानव अस्तित्व की शुरुआत के बारे में। उसमें आप यह पढ़ेंगे कि सर्वप्रथम अफ्रीका में मानव प्राणियों का प्रादुर्भाव कैसे हुआ और पुरातत्व विज्ञानियों ने इतिहास के इन प्रारंभिक चरणों के बारे में हड्डियों और पत्थर के औजारों के अवशेषों की सहायता से कैसे अध्ययन किया। पुरातत्व विज्ञानियों ने आरंभिक मानव के जीवन के बारे में पुनर्निर्माण करने के प्रयत्न किए। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि वे कैसे घरों में रहते थे, वे पेड़ पौधे से उत्पन्न कंदमूल एवं बीजों को इकट्ठा करके और जानवरों का शिकार करके अपना भरण पोषण कैसे करते थे, और वे किन तरीकों से अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करते थे। आप यह भी पढ़ेंगे कि आदमी द्वारा आग और भाषा का प्रयोग कब और कैसे शुरू हुआ, और अंत में आप यह देखेंगे कि आज की दुनिया में भी जो लोग शिकार और पेड़ पौधों से प्राप्त खाद्य सामग्रियां से अपना भरण पोषण करते हैं, क्या उनके जीवन का अध्ययन करने से अतीत के बारे में जानकारी मिल सकती है। दूसरे विषय में कुछ प्रारंभिक नगरों जैसे मेसोपोटामिया, वर्तमान इराक के कुछ शहरों के बारे में चर्चा की गई है। इन नगरों का विकास मंदिरों के आसपास हुआ। ये नगर सुदूर व्यापार के केंद्र थे। पुरातात्विक साक्ष्यों यानी पुरानी बस्तियों से के अवशेष और बहुतायत से पाई जाने वाली लिखित सामग्रियों के आधार पर उस समय के विभिन्न लोगों, शिल्पियों, लिपिकों और श्रमिकों, पुरोहितों, राजा रानियों आदि के जीवन के पुनर्निर्माण का प्रयत्न किया गया। आप यह भी देखेंगे कि इसमें शहरों तथा कस्बों में पशुचारक समुदाय के लोग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाते थे। एक विचारणीय प्रश्न यह है कि यदि लेखन कला का विकास नहीं हुआ होता तो इन शहरों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कैसे संभव होती। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि लाखों वर्षों तक जंगलों, गुफाओं अथवा काम चलाऊ घरों, असरों तथा शिलाशिरों में रहने वाले इंसानों ने आगे चलकर गांव और शहरों में रहना कैसे शुरू किया। यह एक लंबी कहानी है और ऐसी अनेक घटनाएं से जुड़ी है जो सर्वप्रथम नगरों की स्थापना से कम 5000 वर्ष पहले घटित हुई थी। अत्यंत दूरगामी प्रभाव डालने वाले परिवर्तन में एक था धीरे धीरे खानाबदोश जिंदगी को छोड़कर खेती के लिए एक स्थान पर बस जाना, जो लगभग 10,000 साल पहले शुरू हो गया था। जैसा कि आप आगे विषय में देखेंगे, खेती अपनाने से पहले लोग अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों की उपज इकट्ठा किया करते थे। धीरे धीरे उन्होंने भिन्न पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त की, जैसे वे कहाँ उगते हैं, वे किस मौसम में फलते हैं आदि। इस जानकारी के आधार पर उन्होंने पौधा उगाना सीख लिया। पश्चिमी एशिया में गेहूं और मटर और कई तरह के दालों की फसलें उगाई जाती थी। पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में ज्वार, बाजरा और धान की फसल आसानी से उगाई जा सकती थी। ज्वार बाजरा अफ्रीका में पैदा किया जाता था। उन्हीं दिनों लोगों ने भेड़, बकरियां, ढोर, सूअर और गधा जैसे जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया। तब पौधों से निकलने वाले रेशे जैसे रुई तथा पटसन और पशुओं पर उगने वाले रेशों जैसे ऊन आदि के कपड़े बुने जाने लगे। कुछ समय बाद आज से लगभग 5000 साल पहले ढोरों और गधों जैसे पालतू जानवरों को हलों तथा गाड़ियों में जोता जाने लगा था। इस घटना के फलस्वरूप और भी अनेक परिवर्तन हुए। जब लोग फसलें उगाने लगे तो उन्हें एक स्थान पर तब तक रहना पड़ता था जब तक इनकी उगाई हुई फसल पक न जाए। इसलिए एक स्थान पर बसकर रहना आम बात हो गई थी और इसके फलस्वरूप लोग अपने रहने के लिए अधिक अस्थायी घर बनाने लगे। इसी बीच कुछ जन समुदायों ने मिट्टी के बर्तन बनाना भी सीख लिया। अनाज और अन्य उपज इकट्ठा करने के लिए और नए उगाए गए अनाजों के तरह तरह के भोज बनाने के लिए इन बर्तनों का इस्तेमाल किया जाने लगा। वस्तुतः खाद्य पदार्थों को अधिक स्वादिष्ट और
सुपाच्य बनाने के लिए भोजन बनाने की प्रक्रिया पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। साथ ही पत्थर के औजार बनाने के तरीकों में भी बदलाव आया। हालांकि औजार बनाने के पहले वाले तरीके भी चालू रहे, पर कुछ औजार तथा उपकरण को घिसाई की विशद प्रक्रिया के जरिए चिकना और पॉलिशदार बनाया जाने लगा। अनेक नए उपकरण बनाए गए, जैसे अनाज की पिसाई और सफाई करने के लिए ओखली व मूसल, और पत्थर की कुल्हाड़ी, कसिया और फावड़ा, जिसने जुताई के लिए भूमि साफ की जाती थी और बीज बोने के लिए खुदाई की जाती थी। कुछ इलाकों में लोग तांबा और टीन, रांगा जैसे धातु के खनिज का उपयोग करना सीख गए। कभी कभी तांबे के खनिज को इकट्ठा करके उसके खास नीले हरे रंग की वजह से उनका इस्तेमाल किया जाता था। इससे आगे चलकर धातुओं के गहने और औजार बनाने का रास्ता खुल गया। दूरस्थ स्थानों और समुद्रों से उत्पन्न होने वाली कुछ अन्य प्रकार की चीज़ों के बारे में भी जानकारी बढ़ती जा रही थी। ये चीज़ें लकड़ी, पत्थर, हीरे जवाहरात, धातुएं, सीपियाँ और ऑब्सीडियन यानी ज्वालामुखी का पका हुआ लावा था। अस्पष्टता लोग इन चीज़ों और इसके बारे में अपनी जानकारी के साथ साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे और उनका प्रसार करते रहते थे। इस प्रकार व्यापार में वृद्धि हो गई, गांवों और कस्बों का विकास होता गया और लोगों का आवागमन बढ़ता गया, जिसके फलस्वरूप पुराने छोटे जन समुदायों के स्थान पर छोटे छोटे राज्य विकसित हो गए। यद्यपि ये परिवर्तन बहुत धीमी गति से हुआ, इस प्रकार में कई हजार वर्ष लग गए, लेकिन जब शहर स्थापित हो गया और उसका विकास होने लगा तो इन परिवर्तनों की रफ्तार भी तेजी हो गई। इसके अलावा इन परिवर्तनों को दूरगामी परिणाम निकले। कुछ विद्वान ने तो इसे क्रांति कहकर पुकारा, क्योंकि लोगों के जीवन में संभवतः इतना अधिक परिवर्तन आ गया था कि उन्हें पहचानना ही मुश्किल हो गया था। अब आप आरंभिक इतिहास में इन दो विपरीत विषयों का अन्वेषण करेंगे। इन निरंतरताओं और परिवर्तनों का अवश्य अवलोकन करें। यह भी याद रखें कि हमने प्रारंभिक समाज में से कुछ को ही उदाहरण के तौर पर विस्तृत अध्ययन करने के लिए चुना है। इसके अलावा और भी कई प्रकार के प्रारंभिक समाज थे, जैसे किसान समुदाय और पशु चारक यानी ग्वाले लोग, शिकारी संग्राहक समुदाय और नगरवासी लोग। कालक्रम 6 लाख वर्ष पूर्व 1 ईसा पूर्व। कालक्रम का अध्ययन कैसे करें? आप इस प्रकार कालक्रम पुस्तक के प्रत्येक अनुभाग सेक्शन में पाएंगे। प्रत्येक कालक्रम आपको विश्व इतिहास की प्रमुख प्रक्रियाओं और घटनाओं के बारे में बताएगा। जब आप इस कालक्रम का अध्ययन कर रहे हो तो याद रखें, राजाओं के बीच लड़े गए युद्धों की अपेक्षा उन प्रक्रियाओं या घटनाओं जिनके द्वारा सामान्य स्त्रियों और पुरुषों ने इतिहास को प्रभावित किया की तिथि को अंकित करना अधिक कठिन है। कुछ तिथियां किस प्रक्रिया से आरंभ या उसका परिपक्व अवस्था को दर्शाती है। इतिहासकार लगातार नए नए साक्ष्यों के आधार पर तिथियों में संशोधन कर रहे हैं या पुरानी तिथियों के निर्धारण के लिए नए तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यद्यपि हमने कालक्रम को सुविधा की दृष्टि से भौगोलिक आधार पर बांटा है, पर वास्तविक ऐतिहासिक विकास प्रायः इन सीमाओं के पार जाते हैं। ऐसी ऐतिहासिक प्रक्रियाओं के काल अनुक्रम प्रायः ऊपर नीचे का अतिव्यापी ओवरलैपिंग हो जाता है। मानव इतिहास की कुछ युगांतरी घटनाओं को ही याद किया गया है। इनकी प्रक्रियाओं का वर्णन आने वाले अध्यायों में किया गया है, जिसके पृथक कालक्रम भी है। जहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ आपको एक चित्र दिखाई देगा जो खान में लिखी तिथि से संबंधित है। कालक्रम में दिए गए खाली खानों का यह अर्थ नहीं है कि उस काल में कुछ भी विशेष घटित नहीं हुआ। कभी कभी यह हमें बताता है कि हमें अभी तक यह पता नहीं हुआ कि उस काल में क्या घटित हुआ। अगले वर्ष हम दक्षिण एशिया के इतिहास और विशेष रूप से भारतीय इतिहास का अध्ययन करेंगे। दक्षिण एशिया के बारे में दी गई तिथियां उस उपमहाद्वीप में केवल कुछ विकासों को ही दर्शाती है। ये चित्र देखिए। यह कालक्रम मानव उदय, पौधों और पशुओं के
बसने की प्रक्रिया के बारे में प्रकाश डालता है। यहाँ पर कुछ प्रमुख प्रौद्योगिकी विकास जैसे आग का आविष्कार, धातुओं के प्रयोग, हल द्वारा खेती तथा पहिए या चाक के प्रयोग के बारे में जानकारी मिलती है। इस प्रक्रिया में नगरों का आविर्भाव और लेखन के प्रयोग के बारे में भी बताया गया है। आपको यहाँ पर कुछ प्राचीनतम साम्राज्यों का भी अभिलेख मिलेगा, जिसकी विषय वस्तु विस्तार से कालक्रम में 2 में दी जाएगी। कालक्रम तिथि अफ्रीका और यूरोप 6 लाख वर्ष पूर्व, 5 लाख वर्ष वर्तमान से पूर्व। ऑस्ट्रेलोपिथिकस के जीवाश्म वर्तमान से 56 लाख वर्ष पूर्व अग्नि के प्रयोग के साक्ष्य मिले, वर्तमान से 14 लाख पूर्व। 5 लाख से 15 लाख वर्तमान से पूर्व। प्राग मानव होमोसेपियंस के जीवाश्म 1,95,000 वर्तमान से पूर्व अग्नि के प्रयोग के साक्ष्य 4 लाख वर्तमान से पूर्व। गुफाओं में आवास की चित्रकारी। गुफाओं आवासों में चित्रकारी विशेषकर फ्रांस और स्पेन में। पशुओं और कुत्तों को पालतू बनाया गया। गेहूं और जौ की खेती यूनान। गधे को पालतू बनाया गया। ज्वार बाजरा आदि की खेती। तांबे का प्रयोग क्रीट। हल द्वारा 3000 से 2000 तक। हल द्वारा कृषि। प्रथम राजवंश नगरों, पिरामिडों, कैलेंडर, चित्रात्मक लिपि, पैपायरिस पर लेखन यानी मिस्र। घोड़े को पालतू बनाया गया। पूर्वी यूरोप 2000 से 1900। नगरों, महलों, कांसे का प्रयोग। कुम्हार के चाक व्यापार का विकास क्रीट। लिपि का विकास क्रीट। कांच की बोतलों का प्रयोग मिस्र में हुआ 1500 से 1400 तक। लोहे का प्रयोग हुआ पश्चिम एशिया। फोनिशियनों ने उत्तरी अफ्रीका में कार्थेज नगर की स्थापना की। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में व्यापार का विस्तार 800 से 700। लोहे का प्रयोग सूडान। प्रथम ओलंपिक खेल यूनान 776 ईसा पूर्व। 700 से 600 में लोहे का प्रयोग मिस्र में हुआ। 600 से 500 सिक्कों का प्रयोग यूनान। रोम गणराज्य की स्थापना 510। 500 से 400 फारसियों पर मिस्र का आक्रमण। एथेंस में प्रजातंत्र की स्थापना यूनान। 400 से 300 मिस्र में सिकंदर अलेक्जेंड्रिया की स्थापना। 332 ईसा पूर्व जो ज्ञान का प्रमुख केंद्र बना। मकदूनिया के सिकंदर मिस्र और पश्चिम एशिया के भागों को जीता। 336 से 323 ईसा पूर्व। अग्नि का प्रयोग 7 लाख वर्तमान से पूर्व चीन। रिबात में पाषाणकालीन स्थल वर्तमान से पूर्व पाकिस्तान। प्राग मानव होमोसेपियंस के जीवाश्म वर्तमान से पूर्व पश्चिम एशिया। कुत्ते को पालतू बनाया गया पश्चिम एशिया। भीमबेटका की गुफा चित्र में मध्य प्रदेश में होमोसेपियंस का जीवाश्म। भेड़ और बकरियों को पालतू बनाया गया। गेहूं जौ की खेती पश्चिम एशिया। सुअर और पशुओं को पालतू बनाया गया पश्चिम और पूर्व एशिया 7000 से 6000। प्रारंभिक कृषि बस्तियां बलूचिस्तान 6000 से 5000। कुक्कुट पालन। ज्वार बाजरा तथा अरबी की खेती पूर्व एशिया। कपास की खेती दक्षिण एशिया। तांबे का प्रयोग पश्चिम एशिया। कुम्हार के चाक का प्रयोग। यातायात के लिए पहिए का प्रयोग 3600 ईसा पूर्व। लेखन का प्रयोग 3200 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया। कांसे का प्रयोग। तांबे का प्रयोग 3000 से 2000 के बीच। हल कृषि नगर मेसोपोटामिया। सिल्क का प्रयोग
चीन घोड़े को पालतू बनाया गया। मध्य एशिया चावल की खेती। दक्षिण पूर्व एशिया हड़प्पा कालीन संस्कृति के नगर लिपि का प्रयोग लगभग 2700 ईसा पूर्व। 2000 से 1900 खास पानी में रहने वाले भैंसा को पालतू बनाया गया। पूर्वी एशिया नगरों लेखन राज्यों सांग राजवंश कांसे का प्रयोग हुआ। चीन लोहे का प्रयोग हुआ। पश्चिमी एशिया ऋग्वेद की रचना। एक कोहान वाले ऊंट को पालतू बनाया गया। अरब लोहे का प्रयोग महापाषाण दक्कन और दक्षिण भारत। सिक्कों का प्रयोग तुर्की फारसी साम्राज्यवाद जिसकी राजधानी पारसी पोलिस थी। चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस लगभग 551 ईसा पूर्व। अनेक क्षेत्रों के नगरों को राज्यों की स्थापना। पहली बार सिक्कों का प्रयोग। जैन और बौद्ध धर्मों का प्रसार 600 से 500। मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 321 ईसा पूर्व। चीन में एक साम्राज्य की स्थापना 221 ईसा पूर्व। चीन की विशाल दीवार के निर्माण कार्य का प्रारंभ। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागरीय द्वीप। तिथि प्राग्यमान होमो सेपियंस के जीवाश्म समुद्री यात्रा के प्राचीनतम संकेत 4500 वर्ष पूर्व वर्तमान से पूर्व। होमो सेपियंस का जीवाश्म 12,000 वर्ष वर्तमान से पूर्व। चित्रकला 20,000 वर्तमान से पूर्व। कुम्हारा स्क्वैश की खेती। सेम की खेती 5,000 से 4,000। कपास और लौकी की खेती 4,000 से 3,000। 3,000 से 2,000। गिनी पिग टर्की को पालतू बनाया गया। मक्के की खेती। क्रियाकलाप प्रत्येक 6 खानों में एक तिथि को लीजिए और उस क्षेत्र को रहने वाले पुरुषों और स्त्रियों के लिए उस तिथि की प्रक्रिया घटना का क्या महत्व होगा इस पर विचार विमर्श कीजिए। 2000 से 1900 आलू मिर्च कैसावा मूंगफली की खेती। लामा और एल्पेका को पालतू बनाया। लामा जीव 1200 से 1100। मैक्सिको खाड़ी के चारों ओर ओल्मेक लोगों की बस्तियां। प्रारंभिक मंदिर और मूर्ति शिल्प। पोलिनेशिया और माइक्रोनेशिया में बस्तियां। चित्रात्मक लिपि का विकास 1000 से 900। समय की शुरुआत से। विषय 1 शुरू होता चैप्टर। इस अध्याय में इस बात की चर्चा की गई है कि मानव कब तक किस रूप में सर्वप्रथम अस्तित्व में आया। ऐसा समझा जाता है कि कदाचित 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ जिसे हम मानव कह सकते हैं। इसके बाद आदि मानव के कई रूप बदले और कालांतर युग में लुप्त हो गए। आज हम जिस रूप में मानव को देखते हैं उन्हें हमने आगे आधुनिक मानव कहा है। वैसे लोग 1,60,000 साल पहले पैदा हुए थे। लगभग 8,000 ईसा पूर्व तक मानव इतिहास के इस लंबे अरसे के दौरान लोग दूसरों द्वारा मारे गए, अपनी मौत खुद को मरे प्राणियों के शरीर में मांस निकालकर, जानवरों का शिकार करके अथवा पेड़ पौधे के कंदमूल फल और बीज आदि बटोरकर अपना पेट भरते थे। धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों से औजार बनाना और आपस में बातचीत करना सीख लिया। हालांकि आगे चलकर आदमी ने भोजन जुटाने के कई और तरीके अपना लिए, पर शिकार और संग्रह करने यानी इधर उधर खाने की चीज़ें तलाशने और बटोरने का तरीका कभी चलता रहा। आज भी दुनिया के कुछ भागों में ऐसे शिकारी संग्रह समाज हंटर गैदरर सोसाइटीज़ है जो शिकार और संग्रह से अपने भोजन का व्यवस्था करते हैं। इसलिए हम यह सोचने पर मजबूर होते हैं कि आज के इन शिकारी संग्रहों को जीवन शैली का अध्ययन करने में से हमें अतीत के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है या नहीं। जीवाश्म फॉसिल शब्द का एक अत्यंत पुराने पौधे या जानवर मान के उस अवशेषों या छापों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो एक पत्थर के रूप में बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं और फिर लाखों सालों तक उसी रूप में पड़े रहते हैं। प्रजाति या स्पीसीज
जीवों का एक ऐसा समूह जिसके जिसके नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं और उनके बच्चे भी आगे प्रजनन कर यानी संतान उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। एक प्रजाति विशेष के सदस्य दूसरी प्रजाति के सदस्यों से समूह बच्चे पैदा नहीं कर सकते। आज हमें आदि मानव के इतिहास की जानकारी मानव के जीवाश्मों, पत्थर के औजार और गुफाओं की चित्रकारियों की खोज से मिलती है। इसमें से प्रत्येक खोज का अपना इतिहास है। अक्सर ही जब ऐसी खोजें सर्वप्रथम की गई तो अधिकांश विद्वानों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि यह जीवाश्म प्रारंभिक मानवों के हैं। उन्होंने आदिकालीन मानव द्वारा पत्थर के औजारों एवं रंग रोगन बनाए जाने की योग्यता के बारे में भी शक था। एक अरसे बाद ही इस जीवाश्म औजारों और चित्रकारियों के सच्चे महत्व को स्वीकार किया गया। मानव का विकास क्रमिक रूप से हुआ, इस बात का साक्ष्य हमें मानव की उन प्रजातीय स्पीशीज के जीवाश्मों से मिलता है जो अब लुप्त हो चुकी है। उनकी कुछ विशेषताओं या शारीरिक लक्षणों के आधार पर मानव को भिन्न भिन्न प्रजातियों में बांटा गया है। जीवाश्मों की तिथि का निर्धारण प्रत्यक्ष रासायनिक विश्लेषण द्वारा अथवा उन पर परतों का तलछटों के काल का परोक्ष रूप से निर्धारण करके किया जाता है, जिसमें वे दबे हुए पाए जाते हैं। जब एक बार जीवाश्मों की तिथि यानी काल का पता चल जाता है तब मानव विकास का क्रम निर्धारित करना कठिन नहीं रहता। लगभग 200 वर्ष पहले सर्वप्रथम जब ऐसी खोज की गई तो अनेक विद्वान यह मानने को तैयार नहीं थे कि खुदाई में मिले जीवाश्म और पत्थर के औजार तथा चित्रकारी जैसे अन्य चीज़ें वास्तव में मनुष्य के लिए आदिकालीन रूप से संबंधित रखती है। विद्वानों की यह हिचकिचाहट आमतौर पर बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट और अभिव्यक्ति इस धारणा पर आधारित थी कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करते हुए अन्य प्राणियों के साथ साथ मनुष्य को भी बनाया है। विद्वानों की ऐसी हिचकिचाहट एक उदाहरण देखिए। अगस्त 1956 में जब मजदूर जर्मनी के डेसेल्डोर्फ नगर के पास नियंडर घाटी मानचित्र 2 और पृष्ठ 18 में चूने के पत्थरों की खान की खुदाई कर रहा था तो उसे एक खोपड़ी और अस्थिपंजर के टुकड़े मिले। ये चीज़ें एक स्थानीय स्कूली शिक्षक कार्यालय फुलरॉट को सौंप दी गई, जो एक प्राकृतिक इतिहासज्ञ थे। जांच के बाद उन्होंने पाया कि वह खोपड़ी आधुनिक मानव की नहीं थी। फिर उन्हें प्लास्टर के उस खोपड़ी का ढांचा बनाया और उसे बॉन विश्वविद्यालय की शरीर रचना विज्ञान के एक प्रोफेसर हरमन साफहौसेन के पास भेज दिया। अगले ही वर्ष उन्होंने मिलकर एक शोध पत्र प्रकाशित किया जिसमें इन्होंने यह दावा किया कि यह खोपड़ी एक ऐसे मानव के रूप में है जो अस्तित्व में नहीं है। उस समय तो विद्वानों ने उनके इस दावे को स्वीकार नहीं किया और यह घोषित कर दिया कि यह खोपड़ी एक ऐसे व्यक्ति की है जो बहुत बाद के समय में हुआ है। जीवाश्म प्राप्त करना एक कठिन प्रक्रिया होती है। पाई गई चीज़ों का सही जगह जानना उनके काल निर्धारण के लिए बहुत ज़रूरी है। ऊपर के चित्र में उन उपकरणों को दिखाया गया है जो मिली वस्तुओं के साथ स्थान को जानने के लिए प्रयोग किए गए हैं। पुरातत्वविद ने के बाईं ओर जो वर्गाकार चौखट दिखाई गया है वह एक ऐसा जाली ग्रिड है जो 10 सेंटीमीटर के वर्ग में बटी है। इसे मिली वस्तुओं के स्थान पर रखने से उस वस्तु की क्षैतिज स्थिति का पता चलता है। दाहिनी ओर जो त्रिभुजाकार उपकरण है वह वस्तु के ऊर्ध्वाधर स्थिति दर्शाने के लिए काम में लाया गया है। ऊपर दिए चित्र में दिखाया गया है कि जीवाश्म के एक टुकड़े को उसे चारों ओर से घेरे चूना पत्थर से कैसे अलग किया गया है। आप देख सकते हैं कि इस कार्य में कितने कौशल और धैर्य की आवश्यकता होती है। मनुष्य के क्रमिक विकास के अध्ययन में एक युगांतर घटना
24 नवंबर 1859 को तब घटी जब मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित हुई। इस पुस्तक के प्रथम संस्करण भी सभी 1250 प्रांतिया उसके प्रकाशन के दिन हाथों हाथ बिक गई। डार्विन ने इस पुस्तक में दलील दी थी कि मानव बहुत समय पहले ही जानवरों से ही क्रमिक रूप से विकसित होकर अपने वर्तमान रूप में आया है। क्रियाकलाप। निएंडरथल मानव की खोपड़ी। कुछ लोगों ने इस खोपड़ी की पुरातनता को स्वीकार नहीं किया है कि यह बताया है कि यह खोपड़ी तो किसी मूर्ख या जड़बुद्धि प्राणी की है। विश्व इतिहास के कुछ विषय। मानव के क्रमिक विकास की कहानी। आधुनिक मानव के पूर्वज। इन 4 खोपड़ियों को देखिए। खोपड़ी क एक वानर की है। खोपड़ी ख ऑस्ट्रेलोपिथेक नामक प्रजाति की है। खोपड़ी ग होमो इरेक्टस सीधे खड़े होकर चलने वाले आदमी की है। खोपड़ी ग होमो सेपियंस चिंताशील प्राज्ञ मानव नामक प्रजाति की है। आज के मानव इसी प्रजाति के। इन खोपड़ियों में आप अधिक से अधिक जितनी समानताएं और अंतर देखते हैं उनकी सूची बनाइए। इस हेतु आप पहले इन खोपड़ियों को मस्तिष्क खोलो, जबड़ों और दांतों को भली भांति देखिए। चित्र में दिखाई गई खोपड़ियों की रचना में आप जो भी अंतर पाएंगे उनका कार्य के परिवर्तन जो मानव के क्रमिक विकास के फलस्वरूप उत्पन्न किए गए। मानव के क्रमिक विकास की कहानी बहुत लंबी और कुछ जटिल उलझी हुई भी थी। इस संबंध में अनेक उद्धृत प्रश्न भी उठे और नए नए प्राप्त तथ्यों और सामग्रियों के अक्सर पुरानी समझ तथा जानकारी में परिवर्तित संशोधन करने पड़े। आइए कुछ घटनाओं तथा परिवर्तनों को उनके परिणामों पर कुछ अधिक गहराई से चर्चा करें। मानव के पहले ये प्राइमेट क्या है। प्राइमेट स्तनपायी प्राणियों के एक अधिक बड़े समूह के अंतर्गत एक उप समूह है। इस प्राइमेट समूह में वानर, लंगूर और मानव शामिल। अनेक शरीर पर बाल होते हैं। बच्चा पैदा होने से पहले अपेक्षाकृत लंबे समय तक माता के गर्भ में पलता है। माताओं में बच्चे को दूध पिलाने के लिए ग्रंथियां होती है। प्राइमेट प्राणियों के दांत भिन्न भिन्न किस्मों के होते हैं। मानव के विकास में क्रम को 360 से 240 लाख वर्ष पहले तक खोजा जा सकता है। कभी कभी हमारे लिए इतने लंबे समय के विस्तार की कल्पना करना बहुत कठिन हो जाता है। यदि आप अपनी पुस्तक के एक पृष्ठ 10,000 वर्षों के बराबर मानते हैं तो 10 पृष्ठ 1 लाख वर्षों के बराबर और 100 पृष्ठ 10 लाख वर्षों के बराबर होंगे। इस प्रकार 360 लाख वर्षों के बारे में सोचने के लिए आपको 3600 पृष्ठों की पुस्तक की कल्पना करनी होगी। यह वह समय आएगा जब एशिया एवं अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों की प्राइमेट्स नामक श्रेणी की उद्भव हुआ। इसके बाद लगभग 240 साल पहले प्राइमेट श्रेणी में एक उपसमूह उत्पन्न हुआ जिसे होमोनाइड कहते हैं। होमोनॉइड। इस उपसमूह में वानर यानी ऐप शामिल थे और फिर बहुत समय बाद 56 लाख वर्ष पहले हमें पहले होमोनॉइड्स प्राणियों के अस्तित्व का साक्ष्य मिला। होमोनॉइड वर्ग होमिनॉइड उपसमूह से विकसित हुए। इसमें अनेक समानताएं पाई जाती है लेकिन कुछ बड़े अंतर भी है। होमोनॉइड का मस्तिष्क होमोनॉइड की तुलना में छोटा होता था। वे चौपाए थे यानी चारों पैर के बल चलते थे, लेकिन उनके शरीर का अलग हिस्सा और अलग दोनों पैर लचक्कर होते थे। इसके विपरीत होमोनिड सीधे खड़े होकर पिछले 2 पैरों के बल चलते थे। उनके हाथ विशेष किस्म के होते थे। उनकी सहायता से वे औजार बना सकते थे और उनका इस्तेमाल कर सकते थे। हम अगले अनुभाग में उनके द्वारा बनाए गए औजारों और उनकी विशेषताओं के बारे में अधिक बारीकी से चर्चा करेंगे।
दो प्रकारों के साक्ष्य से यह पता चलता है कि होमोनॉइडों का उद्भव अफ्रीका में हुआ था। पहला तो यह कि अफ्रीकी वानरों एप का समूह होमोनॉइडों से बहुत गहराई से जुड़ा है। दूसरा, सबसे प्राचीन होमोनॉइड जीवाश्म जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस वंश यानी जीनस के हैं, पूर्वी अफ्रीका में पाए गए और उसका समय लगभग 56 लाख वर्ष पहले का माना जाता है। इसके विपरीत अफ्रीका के बाहर पाए गए जीवाश्म 18 लाख वर्ष से अधिक पुराने नहीं हैं। समय की शुरुआत से हाथ का क्रमिक विकास। क आकृति चिंपैंजी की ठीक व सूक्ष्म पकड़ दर्शाती है। ख आकृति होमोनॉइड की दूरस्थ व सूक्ष्म पकड़ दर्शाती है। ग आकृति मनुष्य के हाथ के पावर को यानी सशक्त पकड़ दर्शाती है। हाथ की सशक्त पकड़ का विकास संभवतः ठीक व सूक्ष्म पकड़ से पहले हुआ होगा। चिंपैंजी ठीक पकड़ की तुलना में मनुष्य के हाथ की ठीक व सूक्ष्म पकड़ से कीजिए। उन कामों की सूची बनाइए जिन्हें करते समय आप ठीक व पकड़ सूक्ष्म का इस्तेमाल करते हैं। आप किन किन कामों को करने के लिए सशक्त पकड़ का प्रयोग करते हैं। होमोनॉइड हिंदी में जीनस शब्द के लिए वंश शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। होमोनॉइड बंदरों के ऐसे कई तरह से भिन्न होते हैं। उनका शरीर बंदरों से बड़ा होता है और उनकी पूंछ नहीं होती। होमिनिडों के विकास और निर्भरता की अवधि भी अब अधिक लंबी होती है। यह दृश्य पूर्वी अफ्रीका की ओल्डुविज गार्ज रिफ्ट घाटी का है, जो उन इलाकों में से है एक यहाँ आदिकालीन मानव के इतिहास के चिन्ह पाए गए हैं। चित्र के बीच में पृथ्वी की भिन्न भिन्न सतहों को देखा गया। इसमें से हर सतह पर एक अलग अलग भूवैज्ञानिक चरण को दर्शाती है। होमोनॉइड नामक परिवार के सदस्य होते हैं। इस परिवार में सभी रूपों के मानव प्राणी शामिल हैं। होमोनॉइड समूह की अनेक विशेषताएं हैं, जैसे मस्तिष्क का बड़ा आकार, पैरों के बल खड़ा होना क्षमता, दो पैरों का बल चलना, हाथ की विशेष क्षमता जिससे वह औजार बना सकता था और उसका इस्तेमाल कर सकता था। होमिनॉइड को आगे कई शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है। इन शाखाओं को जीनस कहते हैं। इन शाखाओं में ऑस्ट्रेलोपिथिक और होमो अधिक महत्वपूर्ण है। इन शाखाओं में प्रत्येक की कई प्रजातियां होती है। ऑस्ट्रेलोपिथिक और होमो के बीच कुछ बड़े अंतर उनके मस्तिष्क के आकार, जबड़े और दांतों के संबंध पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथिकस के मस्तिष्क का आकार होमो की अपेक्षा बड़ा होता है, जबकि जबड़े का भारी होता है और दांत भी जबड़े से बड़े होते हैं। दरअसल इन प्राणियों को वैज्ञानिकों द्वारा जो नाम दिए गए वे सभी लैटिन और यूनानी भाषाओं के शब्दों से बने हैं। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलोपिथिकस नाम लैटिन भाषा के शब्द ऑस्ट्रल यानी दक्षिणी और यूनानी भाषा के शब्द पिथिकस यानी वानर से मिलकर बना है। यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि मानव के आदि रूप में उसका एक वानर अवस्था के अनेक लक्षण बरकरार रहे, जैसा होमो की तुलना में मस्तिष्क का अपेक्षाकृत छोटा होना, पिछले दांत बड़े होना और हाथों की दक्षता का सीमित होना। उसमें सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता भी अधिक नहीं थी, क्योंकि वह अभी भी अपना बहुत समय पैरों पर गुजारता था। इसलिए पैरों पर जीवन जीने के अनेक आवश्यकताओं पर ही मौजूद थी, जैसे आगे वे अवयवों का लंबा होना, हाथ और पैर की हड्डियों का मुड़ा होना और टखने के जोड़े। ऑस्ट्रेलियोपिथिकस ओल्डुविज गॉर्ज की खोज 17 जुलाई 1959। ओल्डुविज गॉर्ज सर्वप्रथम 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में एक जर्मन तितली संग्राहक खोज द्वारा खोजा गया था, लेकिन आगे चलकर यह
ओल्डुविज नाम की मैरी और लुइस लीकी के साथ गहराई जुड़ गया, जिसने यहाँ 40 वर्षों से भी अधिक समय तक शोध कार्य किया। मैरी लीकी ने ही ओल्डुवई और लेतोनी में पुरातत्वीय खुदाई कार्यों को देखभाल की और वहाँ की गई अनेक रोमांचक खोजों में उसका हाथ रहा। लुइस लीकी ने अपने इस अद्भुत खोज का वर्णन इस प्रकार किया है। उस दिन सवेरे जब मैं उठा तो मुझे सिर में दर्द और हल्का बुखार महसूस हो रहा था। इच्छा तो नहीं थी, पर मुझे शिविर में रहना ही पड़ा। चूँकि हम दोनों में से मैं काम पर नहीं जा रहा था, इसलिए मेरी के लिए काम पर जाना जरूरी हो गया। हमें अपना काम पूरा करने के लिए सिर्फ 7 सप्ताह का ही समय मिला था, जो जल्दी जल्दी बीत रहा था। इसलिए मेरी अपने दोनों कुत्तों सैली और टूटस के साथ खुदाई पर चली गई और मैं बेचैन होकर पीछे शिविर में रह गया। कुछ समय बाद शायद मेरी झपकी टूटी तो मैंने लैंड रोवर की आवाज़ सुनी। वह बड़ी तेज़ी से शिविर की ओर आ रही थी। मुझे पल भर के लिए एक सपना सा आ गया। मुझे लगा कि मैरी को किसी जहरीले बिच्छू ने काट लिया है। वहाँ सैकड़ों की तादाद में बिच्छू थे, अथवा किसी सांप ने डस लिया है जो कुत्तों की नज़र से बच निकला होगा। लैंड रोवर गाड़ी खड़खड़ाहट के साथ रुकी। मैंने कई बार मैरी की आवाज़ सुनी। वह बार बार पुकार रही थी, मैंने उसे पा लिया है, मैंने उसे पा लिया है, मैंने उसे पा लिया। मैं अब भी सिरदर्द से लड़खड़ा रहा था। मैं उसका मतलब नहीं समझ पाया। मैंने पूछा, अरे क्या हुआ, क्या पा लिया, क्या चोट खा बैठी? मैरी ने कहा, उसी को, बस उस आदमी को, हमारे आदमी को पा लिया, उसी को जिसे हम पिछले 23 वर्षों से खोज रहे थे। जल्दी आओ, मुझे उसके दांत मिल गए हैं। फाइंडिंग दी वर्ल्ड्स अर्लीएस्ट मैन, लेखक LSB लीकी, नेशनल जियोग्राफिकल, सितंबर 1960। का घुमावदार होना। कालांतर में जब औजार बनाने और लंबी दूरी तक पैदल चलने की प्रक्रिया बढ़ोतरी हुई, तो मानव विशेषताओं तथा लक्षण का विकास भी होता गया। आदिकालीन मानव के अवशेषों को भिन्न भिन्न प्रजातियों में वर्गीकृत किया गया है। इन प्रजातियों को अक्सर उनकी हड्डियों की रचना में पाए जाने वाले अंतरों के आधार पर एक दूसरे से अलग किया गया। उदाहरण के लिए, प्रारंभिक मानव की प्रजातियां उनकी खोपड़ियों के आकार और जबड़े की विशेषता के आधार पर बांटा गया। पृष्ठ 10 पर चित्र देखिए। ये विशेषकर सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, यानी वांछित परिणाम प्राप्त होने से ही विकसित हुई होगी। सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था किसी बॉक्स विशेष की ओर इंगित तीर के निशान उस प्रभाव को बताते हैं जिनकी वजह से कोई विशेषता विकसित हुई होगी। औजार बनाना, मस्तिष्क के आकार और उसकी क्षमता वृद्धि, औजारों के इस्तेमाल के लिए और बच्चों के चीज़ों को ले जाने के लिए हाथों का मुक्त होना, आँखों से निगरानी, भोजन और शिकार की तलाश में लंबी दूरी तक चलना, सीधे खड़ा होकर चलना। किसी बॉक्स से दूर इंगित करने वाले तीर के निशान यह बताते हैं कि बॉक्स में बताए गए विकास क्रम में अन्य प्रक्रियाओं को कैसे प्रभावित किया। उदाहरण के लिए, 2 पैरों पर खड़े होकर चलने की क्षमता के कारण हाथ बच्चों या चीज़ों को उठाकर ले जाने के लिए मुक्त हो गया, और ज्यों-ज्यों हाथों का इस्तेमाल बढ़ा, त्यों-त्यों 2 पैरों पर खड़े होकर चलने की कुशलता भी बढ़ी। इससे विभिन्न प्रकार के काम करने के लिए हाथ स्वतंत्र हो जाना लाभ तो मिला ही, साथ में 4 पैरों की बजाय 2 पैरों पर चलने के शारीरिक ऊर्जा की भी खपत कम होने लगी। लेकिन दौड़ते समय यह लाभ उल्टा हो गया। लेतोली, तंजानिया में मिले होमिनिड के पदचिह्नों के जीवाश्मों देखिए इस अनुभाग का आवरण पृष्ठ, और
हादार इथोपिया से प्राप्त हुई हड्डियों के जीवाश्म से यह पता चलता है कि तत्कालीन मानव 2 पैरों पर चलने लगे थे। लगभग 25 लाख वर्ष पहले ध्रुवीय हिमाच्छादन हिमयुग के प्रारंभ में जब पृथ्वी के बड़े बड़े भाग बर्फ से ढक गए तो जलवायु तथा वनस्पति की स्थिति में बड़े बड़े परिवर्तन आए। तापमान और वर्षा में कमी हो जाने के कारण जंगल कम हो गए और घास के मैदानों का क्षेत्रफल बढ़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के प्रारंभिक रूप जो जंगलों में रहने के आदी थे धीरे धीरे लुप्त हो गए और उनके स्थान पर उनकी दूसरी प्रजातियां आ गई जो सूखी परिस्थितियों में आराम से रह सकती थी। इसमें जीनस होमो के सबसे पुराने प्रतिनिधि शामिल थे। विश्व इतिहास के कुछ विषय। होमो तालिनी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है आदमी। यद्यपि इसमें पुरुष और स्त्री दोनों शामिल है। वैज्ञानिकों ने होमो को कई प्रजातियों में बांटा और इस प्रजातियों को उनकी विशेषताओं के अनुसार अलग अलग नाम दिए। इस प्रकार जीवाश्मों को होमो हैबिलियस औजार बनाने वाले, होमो इरेक्टस सीधे खड़े होकर पैरों पर चलने वाले और होमो सेपियंस प्राग या चिंतनशील मनुष्य के रूप में वर्गीकृत किया गया। होमो हैबिलिस के जीवाश्म इथियोपिया में ओमो और तंजानिया में ओल्डुवई गोर्ज से प्राप्त किए गए। होमो इरेक्टस के प्राचीनतम जीवाश्म अफ्रीका और एशिया दोनों महाद्वीपों में पाए गए, यथा कुबी फोरा और पश्चिमी तुर्काना, केन्या, मोर जोकर्तो और संगीरन जावा। एशिया में पाए गए जीवाश्म अफ्रीका में पाए गए जीवाश्मों की तुलना में परवर्ती काल के हैं, इसलिए यह अधिक संभव है कि होमोनिड पूर्वी अफ्रीका से चलकर दक्षिण और उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी तथा पूर्वोत्तर एशिया और शायद यूरोप में 20 से 15 लाख वर्ष पहले गए। ये प्रजातियां लगभग 10 लाख वर्ष पहले तक जीवित रही। भूमध्य सागर, मोरक्को, चाड, सूडान, इथोपिया, लाल सागर, मोरक्को, दरे सुल्तान, अटलांटिक महासागर, कोंगो का लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, तंजानिया, सोमालिया, विक्टोरिया झील, हिंद महासागर, बॉर्डर केव, दक्षिणी अफ्रीका, सर्वांत क्रॉस, क्लासिज रिवर माउथ, पूर्वी अफ्रीका का विभ्रंश रिफ्ट घाटी, चाड, बहल एजाज, सूडान, इस्ट्रिया, आधर अदान की खाड़ी, इथोपिया, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, पश्चिमी तुर्काना, युगांडा, सोमालिया, केन्या, लेक विक्टोरिया, कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य, हिंद महासागर, ओल्डुवई गोर्ज, यही था, लेतोर्ली, तंजानिया, लेक इयासी। ओमोकिबस एक अलिया के कुबी फॉर्मल लोथागम नापोई, सोमालिया। कुछ दृष्टांत में जीवाश्मों का नामकरण उस स्थान पर के आधार पर किया गया जहां उस विशेष प्रकार के जीवाश्म सर्वप्रथम मिले। जैसे कि जर्मनी शहर में हाइडलबर्ग में पाए गए जीवाश्मों को होमो हाइडलबर्गेंसिस कहा गया, जब नियंडर घाटी में पाए गए जीवाश्मों को होमो नियंडरथैलेसिस श्रेणी में कहा गया। यूरोप में मिले सबसे पुराने जीवाश्म होमो हाइडलबर्गेंसिस और होमो नियंडरथैलेसिस के हैं। ये दोनों ही होमो सेपियंस आदि प्राग मानव आदि प्रजाति के हैं। हाइडलबर्ग मानव 8 लाख वर्ष से 1 लाख वर्ष पूर्व दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके जीवाश्म अफ्रीका, एशिया और यूरोप में पाए गए। नियंडरथल मानव मोटे तौर पर 1,30,000 से 35,000 वर्ष पहले तक यूरोप, पश्चिम और मध्य एशिया में रहा करते थे। वे पश्चिमी यूरोप में 35,000 वर्ष पहले अचानक विलुप्त हो गए। सामान्यतः ऑस्ट्रेलोपिथिकस
की तुलना में होमो का मस्तिष्क बड़ा होता था। जबड़े बाहर की ओर कम निकले हुए, दांतों छोटे थे। पृष्ठ 10 पर इस चित्र को देखिए। उसमें मस्तिष्क के आकार में वृद्धि को अधिक बुद्धिमत्ता, बेहतर याददाश्त से जोड़ा गया। जबड़ों तथा हाथों में हुआ परिवर्तन संभवतः उसके खाने पीने में हुई भिन्नता से संबंधित था। विश्व में मानव प्रजातियों का निवास कब 50 से 10 लाख पूर्व कहाँ निवास करते थे? अफ्रीका के सहारा के आसपास। कौन कौन थे? ऑस्ट्रेलोपिथिकस, प्रारंभिक होमो इरेक्टस। 10 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व। अफ्रीका, एशिया, यूरोप के मध्य अक्षांश क्षेत्र। होमो इरेक्टस, आद होमो सेपियंस, नियंडरथल मानव, होमो सेपियंस, आधुनिक मानव। 45,000 वर्ष पूर्व। ऑस्ट्रेलिया, आधुनिक मानव। 40,000 वर्षों से अब तक। उच्च अक्षांशों पर यूरोप और एशिया प्रांत द्वीप। बाद वाले नियंडरस्थल, आधुनिक मानव। उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका, रेगिस्तान और वर्षा वन। मानव के क्रमिक विकास की कहानी, आधुनिक मानव। आधुनिक मानवों के प्राचीनतम जीवाश्म कहाँ पर? इथोपिया, ओमोकिबस, इतना के बीच में पाया गया। दक्षिणी अफ्रीका, बॉर्डर गुफा, दी केल्डर्स, क्लासिस नदी का मुहाना, इतना और इतना के बीच में। मोरक्को, द एस सुल्तान, 70,000 से 50,000 की दर। इजराइल, कफजे स्कूल, इतना के बीच में पाया गया। ऑस्ट्रेलिया, मुंगो लेक, इतना से इतना के बीच में। बोर्नियो, निहा गुफा, इतना 40,000 के बीच में। फ्रांस, क्रोमैगन, लेस आइजिस के पास, 35,000 से। यदि आप इस तालिका पर नज़र डालें तो आप देखेंगे कि होमो सेपियंस के अस्तित्व के बारे में प्राचीनतम साक्ष्य हमें अफ्रीका के भिन्न भिन्न भागों से मिले हैं। इससे यह प्रश्न उठता है कि मानव की उत्पत्ति का केंद्र कहाँ था? यह केंद्र एक ही था अथवा बहुत सारे? आधुनिक मानव का उद्भव कहाँ था? इस प्रश्न का बहुत वाद विवाद हुआ और इस विषय पर दो मत प्रचलित हुए, एक दूसरे को बिल्कुल विपरीत है। इसमें से पहला मत क्षेत्रीयता निरंतर मॉडल, कंटिन्यूटी मॉडल को मानता है, जिसके अनुसार अनेक क्षेत्रों में अलग अलग मनुष्यों की उत्पत्ति हुई, और दूसरा मत प्रतिस्थापित मॉडल, रिप्लेसमेंट मॉडल का समर्थन करता है, जिसके मुताबिक मनुष्य का उद्भव एक स्थान अफ्रीका में हुआ। यह तर्क वर्तमान मानव को दिखाने वाले लक्षणों को क्षेत्रीय विविधता के आधार पर है। मनुष्य एक ही स्थान पर पैदा हुआ है। क्षेत्रीय निरंतर मॉडल के अनुसार भिन्न भिन्न प्रदेशों में रहने वाले होमो सेपियंस का आधुनिक मानव के रूप में विकास धीरे धीरे अलग अलग रफ्तार से हुआ, और इसलिए आधुनिक मानव दुनिया के भिन्न भिन्न भागों में पहली मर्तबा अलग अलग स्वरूप में दिखाई दिया। यह तर्क आज के मनुष्यों के लक्षणों की विभिन्नता पर आधारित है। इस दृष्टिकोण के समर्थन में बोलने वाले के अनुसार उपयुक्त असमानताएं एक ही क्षेत्र में पहले से रहते आए होमो इरेक्टस और होमो हाइडलबर्गेस समुदायों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं के कारण है। प्रतिस्थापना और क्षेत्रीय निरंतरता। प्रतिस्थापना मॉडल में यह कल्पना की गई कि मानव के सभी पुराने रूप, चाहे वे कहीं भी बदले गए हों, उनकी स्थान पूरी तरह से आधुनिक मानव ने ले लिया। इस विचारधारा का समर्थन इस साक्ष्य से होता है कि आधुनिक मानव ने सर्वत्र शारीरिक और जननाई यानी उत्पत्ति मूलक समरूपता पाई। ऐसे लोग यह तर्क देते हैं कि इनमें अत्यधिक समानता इसलिए पाई गई है कि उनके पूर्वज ही क्षेत्र यानी अफ्रीका से उत्पन्न हुए थे और वहीं से अन्य स्थानों पर गए। आधुनिक मानव के उन पुराने जीवाश्मों के साक्ष्य जो इथोपिया में ओमो स्थान पर मिले, प्रतिस्थापन के मॉडल का समर्थन करते हैं। इस विचारधारा के विद्वानों का कहना है कि आज के मनुष्य में जो शारीरिक विभिन्नता पाई जाती है, उनका कारण उन लोगों की परिस्थितियों के अनुसार हजारों वर्षों की अवधि में अपने आप को ढाल लेना, जो उन विशेष क्षेत्रों में गए और अंतर्गतवा वहाँ अस्थायी रूप से बस गए।
यूरोप, अफ्रीका, एशिया प्रतिस्थापित मॉडल, क्षेत्रीय निरंतर मॉडल, यूरोप, अफ्रीका और एशिया। आदि अपमार्जन से तात्पर्य त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करने से है। अपमार्जन। आदिकालीन मानव भोजन प्राप्त करने के तरीके। अब तक हम आदि मानव के अस्थिपंजर के अवशेषों से संबंधित साक्ष्य विचार कर रहे थे और यह देखते हैं कि महाद्वीप के आसपास लोगों के आवागमन के इतिहास को पुनर्निर्मित करने के लिए अवशेषों का उपयोग किस प्रकार किया गया। लेकिन इन सब के अलावा मानव जीवन के रोजमर्रा में असाधारण पहलुओं का विचार करना भी उतना ही आवश्यक है। जो आइए देखिए इसका अध्ययन कैसे किया जा सकता है। आदिकालीन मानव कई तरीकों से अपना भोजन जुटाते थे, जैसे संग्रहण गैदरिंग, शिकार हंटिंग, अपमार्जन स्कैवेंजिंग और मछली पकड़ना फिशिंग। संग्रहण की क्रिया में पेड़ पौधे मिलने वाले खाद्य पदार्थों जैसे बीज, गुठलियाँ, बेर, फल एवं कंदमूल इकट्ठा करना शामिल था। संग्रहण के बारे में तो केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है, क्योंकि इस संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य बिल्कुल कम मिलता है। हमें हड्डियों के जीवाश्म तो बहुत मिल जाते हैं, पौधों के जीवाश्म तो दुर्लभ ही है। पौधों से भोजन जुटाने के बारे में सूचना प्राप्त करने में एक तरीका दुर्घटना या संयोगवश जले हुए पौधों से प्राप्त अवशेषों का अध्ययन है। इस प्रक्रिया में कार्बनीकरण हो जाता है और इस रूप में जैविक पदार्थ लंबे अरसे तक सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन अभी तक पुरातात्विकविदों को उतने पुराने जमाने से संबंध में कार्बनिक बीजों का साक्ष्य नहीं मिला। हाल ही में वर्षों में शिकार द्वारा विद्वानों के चर्चा का विषय रहा है। अब आधिकारिक रूप से यह सुझाव दिया जाने लगा कि आदिकालीन हिमोनिड अपमार्जक या रसदखोरी के द्वारा उन जानवरों की लाशों से मांस, ख्वजा, खुरच निकालने लगे। जानवर अपने आप मर जाते या किन्हीं अन्य हिंसक जानवरों द्वारा मार दिए जाते थे। यह भी इतना संभव है कि पूर्व होमोनिड छोटे स्तनपायी जानवरों, चूहे, छुछुंदर जैसे कृंतकों, पक्षियों, सरीसृपों और यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों को खाते थे। शिकार शायद बाद में शुरू हुआ, लगभग 5 लाख साल पहले। योजनाबद्ध तरीके से सोच समझकर स्तनपायी जानवरों का शिकार और उनका वध करने का सबसे पुराना स्पष्ट साक्ष्य 2 स्थलों में मिलता है। वे हैं दक्षिणी इंग्लैंड में बॉक्स ग्रोव से 5 लाख साल पहले का और जर्मनी में सोनियंजन से 4 लाख साल पहले। मानचित्र 2 में देखिए, मछली पकड़ना भी भोजन प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका था, जैसे कि अनेक खोज स्थलों से मछली की हड्डियां मिलने से पता चलता है। लगभग 35,000 वर्ष पूर्व मानव के योजनाबद्ध तरीके से शिकार करने का साक्ष्य कुछ यूरोपीय खोज स्थलों से मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व मानव ने कुछ ऐसे स्थल जैसे नदी के पास दोल्नी वेस्टोनाइस, चेक गणराज्य के मानचित्र 2 में देखिए, को सोच समझकर शिकार के लिए चुना था। रेनेंडर और घोड़ा जैसे स्थान बदलने वाले जानवरों के झुंड पतझड़ और वसंत के मौसम में संभवतः उस नदी के पार जाते थे और उनका बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता था। इस स्थलों का चुनाव इस बात का द्योतक है कि लोग जानवरों की आवाजाही के बारे में और उन्हें जल्दी से बड़ी संख्या मारने के तरीकों के बारे में भी जानते थे। क्या खाद्य पदार्थ इकट्ठा करने, मरे हुए जानवरों से मांस निकालने, शिकार करने और मछली पकड़ने से स्त्री पुरुष की भूमिका भिन्न होती थी? वस्तुतः इस संबंध में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। आज भी ऐसे समाज है जो शिकार और संग्रहण के बल पर अपना भरण पोषण करते हैं। इसमें स्त्री पुरुष विभिन्न क्रियाकलाप संपन्न करते हैं। लेकिन जैसे ही हम इस अध्याय के परवर्ती अनुभागों में देखेंगे कि अतीत के साथ सैद्धांतिक समानताएं, तुलनाएं, सुझाव संभव नहीं है। मोरक्को, अल्जीरिया, भूमध्य सागर, स्पेन, फ्रांस, अटलांटिक महासागर, उत्तरी सागर, इटली, चेक गणराज्य, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, सोनीजेन, नियंडर घाटी, हिंडलबर्ग, स्टोवन्सकोम्ब, बॉक्स ग्रोव, नियंडर घाटी, दोन्नी वेत्सोनाइस, प्रेडमोस्टी, लेस कोस्ट,
प्रारंभिक मानव पैरों से गुफाओं तथा खुले स्थानों पर आवेश। प्रारंभिक मानव के रहन सहन के बारे में उपलब्ध साक्ष्य का पुनर्निर्माण करने की कोशिश करते हैं तो हम तो अपने आप को ज़्यादा सुनिश्चित आधार पर पाते हैं। उपलब्ध साक्ष्य को पुनर्निर्माण करने का एक तरीका यह है कि उनके द्वारा निर्मित शिल्पकृतियों के फैलाव की जांच करना। उदाहरण के लिए उनकी जीवन शैली के बारे में जानने का एक तरीका उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के फैलाव की जांच करना। उदाहरण स्वरूप केन्या में किलोम्बे और ओलोजेरसाइली के खनन स्थलों पर हजारों संख्या में शल्क उपकरण और हस्त कुठार मिले हैं। ये औजार 7 लाख से 5 लाख साल पुराने हैं। ये इतने सारे औजार एक ही स्थान पर कैसे इकट्ठे हुए? यह संभव है कि जिन कुछ स्थानों पर खाद्य प्राप्ति के संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है वे वहाँ लोग बार बार आते हैं। ऐसे क्षेत्रों में लोग शिल्प कृतियों सहित अपने क्रियाकलापों के चिन्ह छोड़ जाते होंगे। ऐसी प्रतीत होता है कि पूरे परिदृश्य में कुछ ही क्षेत्र में जमा शिल्प कृतियों मिलती है और वे क्षेत्र कुछ अलग से दिखाई पड़ते हैं। जिन स्थलों पर लोगों का आवागमन कम होता है वहाँ ऐसी शिल्प कृतियाँ कम मात्रा में सतहों पर बिखरी हुई है। यहाँ भी याद रखना यह जरूरी है कि एक क्षेत्र में होमिनिड अन्य प्राइमेटों और मांस भक्षियों के साथ निवास करते थे। निम्नलिखित रेखाचित्र में देखिए ये कैसे होते हैं। 4 लाख से 1,25,000 वर्ष पहले गुफाओं तथा खुले निवास क्षेत्र का प्रचलन शुरू हो गया। इसके साक्ष्य यूरोप पुरास्थलों में मिलते हैं। दक्षिण फ्रांस में स्थित लटरेंज गुफा की दीवार बाएं ओर्लो-जेरसाई का उत्खनन स्थल। खननकर्ता लुई लोकी और मेरी ने प्रेक्षकों के लिए उत्खनित स्थल के चारों ओर संकरी पगडंडी का पुल बना दिया। ऊपर इस स्थल पर प्राप्त हस्तकुटित सहित अन्य औजारों की एक नज़दीकी तस्वीर। शिल्प कृतियाँ मानव निर्मित वस्तुएं और इनमें अनेक प्रकार की चीज़ें शामिल होती है जैसे औजार, चित्रकारियाँ, मूर्तियाँ, उत्कीर्ण चित्र। पुरातत्वविदों का यह सुझाव है कि पूर्व होमिनिड भी होमो हैबिलिस की तरह संभवतः स्थान विशेष पर पाई गई अधिकांश खाद्य सामग्रियों को वहीं खा लेते थे। अलग अलग स्थानों पर सोते और ज़्यादातर समय पैरों पर बिताते। यहाँ कई प्रश्न उठते हैं। यह उत्खनन स्थलों पर हड्डियाँ कैसे पहुँचाएगी? यहाँ पर कैसे पहुँचेंगी? क्या हड्डियाँ अनुक्षण रहेगी? पैरों पर भरण पोषण करते तेंदुए, मांस भक्षी लाते हुए प्रवेश हड्डियाँ, होमिनिड लाते हुए पत्थर, निकास अपमार्जक निकालते हुए, बाढ़ के वक्त भरण पोषण करते हुए मगरमच्छ। चलिए आगे चलते हैं। 12x4 मीटर आकार के एक निवास स्थान से सटाकर बनाया गया है। इसके अंदर 2 चूल्हों और भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्य स्रोतों जैसे फलों, वनस्पतियों, बीजों, काष्ठ फलों, पक्षियों को अंडों और मीठे जल की मछलियों, ट्राउन, पर्च और कार्प्स के साक्ष्य मिले हैं। एक और पूरा स्थल दक्षिणी फ्रांस के समुद्र तट स्थित टेरा अमाटा में घास फूस और लकड़ी की छत वाली कच्ची कमजोर झोपड़ियाँ सामयिक मौसमी प्रवास के लिए बनाई जाती थी। केन्या में चेंसोवांजा और दक्षिण अफ्रीका में एस्वाटक्रांस में पत्थर के औजारों के साथ साथ आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी और जली हुई हड्डियों के टुकड़े मिले हैं जो 14 लाख से 10 लाख साल पुराने हैं। क्या ये चीज़ें प्राकृतिक रूप से झाड़ियों में लगी आग ज्वालामुखी से उत्पन्न अग्नि
से जलने का परिणाम है, अथवा क्या ये एक सुनियोजित सुनियंत्रित ढंग से लगाई गई आग में पकाकर बनाई गई है, हम इसके बारे में सटीक रूप से नहीं जानते। दूसरी ओर चूल्हे आग के नियंत्रण प्रयोग का घोतक है। इसके कई फायदे हैं। नियंत्रित आग का प्रयोग गुफाओं के अंदर प्रकाश और उष्णता मिलने में मददगार होता था और इससे भोजन भी पकाया जा सकता था। इसके अलावा लकड़ी को कठोर करने में आग का इस्तेमाल होता था, जैसे कि भाले की नोक बनाने में, शक्ल निकाल और औजार बनाने में भी उष्णता उपयोगी होती थी। साथ ही इसका उपयोग खतरनाक जानवरों को भगाने में भी किया जाता था। प्रारंभिक मानव औजारों का निर्माण। सर्वप्रथम यह याद रखना उपयोगी होगा कि औजारों का इस्तेमाल और औजार बनाने की क्रिया मानव तक ही सीमित नहीं है। पक्षी भी कुछ ऐसी चीज़ें बनाने के लिए जाने जाते हैं जो उन्हें भोजन प्राप्त करने, अपने आप को स्वच्छ एवं स्वस्थ रखने के सामाजिक संघर्ष में सहायता देने के लिए उपयोगी होता है। इस प्रकार कुछ चिंपैंजी भी अपने भरण पोषण के लिए जो औजार इस्तेमाल करते हैं उन्हें वह स्वयं बनाते हैं। हालांकि मनुष्यों में औजार बनाने के कुछ विशेषताएं हैं वानरों में नहीं पाई जाती। जैसा कि हमने पृष्ठ 11 पर देखा, कुछ विशेष प्रकार के शारीरिक और संभवतः स्नायुयुक्त तंत्रीय अनुकूल कारणों के हाथ कुशलतापूर्वक प्रयोग संभव हुआ और इस कार्य में शायद मनुष्य जीवन में औजारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही हो। इसके अलावा मानव जिस प्रकार औजार बनाते और उनका प्रयोग करते हैं उसमें अधिक स्मरण शक्ति, जटिल संगठनात्मक कौशल की आवश्यकता होती है और वानरों में इस दोनों विशेषताओं का अभाव रहा है। कुछ आरंभिक औजार। ये औजार ओल्डुवई में मिले। बगल में दिखाया गया औजार एक गंडासा है जिसके सल्कों पर निकलकर धारदार बना दिया गया है। नीचे दिखाया गया औजार एक हस्त कुठार है। क्या आप यह बता सकते हैं कि औजार किस काम में आते होंगे? यह टेरा अमाटा में पुनर्निर्मित एक झोपड़ी का चित्र है। झोपड़ी के किनारे दो सहारा देने के लिए बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। फर्श पर जो पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों बिखरे हुए वे स्थानों के घोतक है जहां बैठाकर लोग पत्थर के औजार बनाते थे। तीर के निशान से अंकित काली जगह चूल्हे को दर्शाती है। आपके अनुसार इन स्थानों पर रहने वाले जीवन पैरों पर रहने वाले होमोनिडों के जीवन से किस प्रकार भिन्न होगा? इसकी बात हो रही है। पत्थर के औजार बनाने और उसका इस्तेमाल किए जाने का सबसे प्राचीन साक्ष्य इथोपिया और केन्या के पुरास्थलों से प्राप्त होता है। यह संभव है कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए। एक भाला प्रक्षेप यंत्र। इसके हत्थे पर की गई नक्काशी देखिए। भाला प्रक्षेप यंत्र के प्रयोग से शिकारी अलग लंबी दूरी तक भाला फेंकने में सफल हुए। क्या आप इस औजार का कोई और लाभ उपयोग बता सकते हैं? अन्य क्रियाकलापों की तरह औजार बनाने के बारे में भी हम यह नहीं जानते कि यह काम पुरुषों या स्त्रियों अथवा दोनों द्वारा मिलकर किया जाता था। यह संभव है कि पत्थर के औजार बनाने वाले स्त्री पुरुष दोनों ही होते थे। संभव है कि स्त्रियां अपने बच्चों को भोजन प्राप्त करने के लिए कुछ खास औजार बनाती और इस्तेमाल करती होगी। लगभग 35,000 वर्ष पहले जानवरों को मारने के तरीकों में सुधार हुआ। इस बात का प्रमाण यह है कि फेंक कर मारने वाले भालों तथा तीर कमान जैसे नए किस्मों का औजार बनाए जाने लगे। मांस को साफ किया जाने लगा, उसमें से हड्डियां निकाल दी जाती थी और फिर उसे सुखाकर हल्का सेकते हुए सुरक्षित रख लिया जाता था। इस प्रकार सुरक्षित रखे खाद्य को बाद में खाया जा सकता था। कुछ और परिवर्तन आए, जैसे समुद्रदार जानवरों को पकड़ा जाना, उनके रोएदार खाल का कपड़ों की तरह प्रयोग और सिलने के लिए सुई का आविष्कार होना। सिले हुए कपड़ों को सबसे पहले साक्ष्य लगभग 21,000 वर्ष पुराना है। छेनी या रुखनी जैसे छोटे छोटे औजार बनाने के लिए तकनीक का शुरू हो गई। इस नुकीली ब्लेडों से हड्डी, सींग, दांत, लकड़ी पर नक्काशी करना, कुदेरना अब संभव हो गया। पंच ब्लेड तकनीक।
एक बड़े पत्थर के ऊपर सिरे को पत्थर से हथौड़े की सहायता से हटाया जाता है। इससे एक चपटी सतह तैयार हो जाती है जिसे प्रहार मंच यानी घन कहा जाता है। फिर इस पर हड्डी या सींग के बने हुए पंच और हथौड़े की सहायता से प्रहार किया जाता है। इससे धारदार पट्टी बन जाती है जिसका चाकू से इस्तेमाल किया जा सकता है अथवा इसे उसने एक तरीका छेनिया बन जाती है जिससे हड्डी, सींग, हाथी दांत या लकड़ी को उकेरा जा सकता है। हड्डी पर नक्काशी का नमूना इस पर अंकित जानवरों के चित्र देखिए। संप्रेषण एवं संचार के माध्यम, भाषा और कला। जीवित प्राणियों में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके पास भाषा है। भाषा के विकास पर कई प्रकार के मत है। होमिनिड भाषा के अंग विपक्ष हाव भाव या हाथी का संचालन हिलाना शामिल था। उच्चरित भाषा पहले गाने या गुणगान जैसे मौखिक या अशाब्दिक संचार का प्रयोग होता था। मनुष्य की वाणी का प्रारंभ संभवतः आह्वान या बुलाने की क्रिया से हुआ, जैसे कि नर वानरों में देखा जाता है। प्रारंभिक अवस्था में मानव बोलने में बहुत कम ध्वनियों का प्रयोग करता होगा। धीरे धीरे ध्वनियों ही आगे चलकर भाषा के रूप में विकसित हो गई। उच्चरित यानी बोली जाने वाली भाषा की उत्पत्ति कब हुई? ऐसा सुझाव दिया गया कि होमो हैबिलिस के मस्तिष्क में कुछ ऐसे विशेषता थी जिसके कारण उसके लिए बोलना संभव हुआ। इस प्रकार संभवतः भाषा का विकास सबसे पहले 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ होगा। मस्तिष्क में हुए परिवर्तनों के अलावा स्वर्ण यंत्र का विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण था। स्वर्ण यंत्र का लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। इस प्रकार इस संबंध खास तौर पर आधुनिक मानव से है। एक तीसरा सुझाव यह है कि भाषा कला के साथ लगभग 40,000 से 35,000 साल पहले विकसित हुई। उच्चरित भाषा का विकास कला के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा रहा है क्योंकि ये दोनों संप्रेषण यानी विचार अभिव्यक्ति के माध्यम हैं। अल्टामिरा के गुफा चित्र। उत्तरी स्पेन में अल्टामिरा की गुफा चित्र एक गौर यानी जंगली बैल का चित्र है। गौर कहाँ? स्पेन के अल्टामिरा में। अल्टामिरा स्पेन में स्थित एक गुफा स्थल है। अल्टामिरा की गुफा की छत पर बनी चित्रकारियों की ओर मार्सिलोनी सैन दी साउतुओला का ध्यान उनकी बेटी मारिया द्वारा नवंबर 1879 में दिलाया गया। मार्सिलोना एक स्थानीय भूस्वामी तथा शौकत पुरातत्व में थे। उनकी नन्ही सी लड़की गुफा में इधर उधर दौड़ और खेल रही थी जबकि उसके पिता गुफा के फर्श की खुदाई कर रहे थे। अचानक मारिया की नज़र छत पर बनी चित्रकारियों पर पड़ी। वह तुरंत चिल्ला उठी, पापा देखो बैल। एक बार तो उसके पिता ने बेटी की बात को हंसी में उड़ा दिया, पर तुरंत उसे यह एहसास हुआ कि छत पर सचमुच कुछ चित्रकारियाँ बनी हुई है जिसमें रंग की बजाय किसी प्रकार की लेई पेस्ट का इस्तेमाल किया गया है। फिर तो उनका मन उमंग से इतना भर गया कि हस्तप्रभ हो गए और अगले ही वर्ष उन्होंने एक पुस्तक पत्रिका प्रकाशित की। लेकिन लगभग 2 दशकों तक उनकी खोज के निष्कर्षों को यूरोपीय पुरातत्व में इस आधार पर स्वीकार नहीं किया कि ये चित्रकारियाँ इतनी ज़्यादा अच्छी है कि ये उतनी प्राचीन नहीं हो सकती। फ्रांस में स्थित लेस्कॉक्स और सोवे की गुफाओं में और स्पेन में स्थित अल्टामिरा की गुफा में जानवरों की सैकड़ों चित्रकारियाँ पाई गई हैं जो 30,000 से 12,000 पहले के बीच में कभी बनाई गई है। इसमें गौर, घोड़ों, साकिन यानी आइबेक्स, हिरनों, मैमेथो यानी विशालकाय जानवरों, गेंडों, शेरों, भालुओं, तेंदुओं, लकड़बग्घों और उल्लुओं के चित्र शामिल है। इन चित्रों पर जितने उत्तर नहीं दिए गए हैं उन्हें कहीं अधिक प्रश्न उठाए हैं। उदाहरण स्वरूप इन गुफाओं के कुछ हिस्सों में चित्र क्यों है जबकि अन्य हिस्सों में नहीं है? कुछ खासकर जानवरों को ही चित्रित क्यों किया गया है, दूसरे जानवरों को क्यों नहीं? पुरुषों को अकेले, अलग अलग और सामूहिक में भी चित्रित किया गया है जबकि स्त्रियों को केवल समूह में ही। केवल पुरुषों को ही जानवरों के साथ चित्रित किया गया है, स्त्रियों को कभी नहीं। क्यों जानवरों के समूह को गुफाओं के उन भागों में क्यों चित्रित किया गया जहां आवाज़ अच्छी तरह से पहुंचती थी? इस प्रश्नों के अनेक स्पष्टीकरण दिए हैं। उनमें से एक यह है कि चूँकि जीवन
में शिकार का महत्व इसलिए जानवरों की चित्रकारियाँ धार्मिक क्रियाओं, रस्मों और जादू टोनों से जुड़ी होती थी। शायद चित्रकारी इसलिए भी की जाती हो कि ऐसी रस्म अदा करने से शिकार करने में सफलता मिलेगी। दूसरा स्पष्टीकरण यह दिया है कि शायद ये गुफाएं संगम काल की थी, जहां लोगों के छोटे छोटे समूह मिलते थे। यह इकट्ठे होकर सामूहिक क्रियाकलाप संपन्न करते थे। हो सकता है कि वहाँ ये समूह मिलकर शिकार की योजना बनाते हो अथवा शिकार के तरीकों एवं तकनीकों पर एक दूसरे से चर्चा करते हो और चित्रकारियों से आगे आने वाली पीढ़ियों को इन तकनीकों की जानकारी देने के लिए उकेरी गई हो। आदिकालीन समाजों के बारे में ऊपर जो विवरण दिया गया है वो अत्यधिक पुरातात्विक साक्ष्य पर आधारित है। जाहिर है कि अब भी उनके बारे में जानने के लिए बहुत कुछ बचा है, लेकिन इस अध्याय के प्रारंभ में कहा गया था शिकार करने वाले और खाद्य सामग्री तलाशने और बटोरने वाले समाज आज भी मौजूद है। क्या आज के शिकारी संग्राहक के जीवन में पुराने समाजों के बारे में कुछ जानना जा सकता है? इस प्रकार हम अगले अनुभाग में चर्चा करेंगे। अफ्रीका में शिकारी संग्राहकों के साथ प्रारंभिक संपर्क। अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में रहने वाले कुंग सैन के नाम एक शिकारी संग्रह समाज के साथ 1870 में एक अफ्रीकी पशुचारक समूह के एक सदस्य का पहली बार संपर्क हुआ। उस व्यक्ति ने इस मुलाकात के बाद निम्नलिखित विवरण दिया। सर्वप्रथम जब हम इस इलाके में आए तो हमने देखा कि वहाँ बालू की सतह पर अजीब किस्मों के पैरों के निशान बने हुए थे। हमने आश्चर्यचकित होकर सोचा कि ये लोग कैसे होंगे। ये लोग हमसे बहुत घबराए हुए थे। जब कभी हम उसके आसपास जाते तो ये भागकर कहीं छिप जाते। हमें उनके गांव मिले, लेकिन उन्हें हमेशा सुनसान पाया, क्योंकि जब कभी भी अजनबी लोग को देखते वे इधर उधर भाग झाड़ियों में छिप जाते हैं। हमने मन ही मन कहा कि अरे यह तो अच्छी बात है, ये लोग हमसे डरते हैं, वे कमज़ोर है और हम आसानी से उन पर शासन कर सकते। इस तरह हमने उन पर अपना शासन स्थापित किया। इससे कोई झगड़ा और खून खराबा नहीं हुआ। विषय 8 और 10 में शिकारी संग्रहों के साथ हुए मुकाबले के बारे में आप और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। मानव विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसमें मानव संस्कृति और मानव जीव विज्ञान के उद्विकास पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। हादजा जन समूह। हादजा शिकारियों तथा संग्राहकों का एक छोटा सा समूह है जो लेक इयासी, एक खारे पानी की विभ्रंश घाटी बनी झील के आसपास रहते हैं। पूर्वी हादजा का इलाका सूखा और चट्टानी, जहां घास, सवाना, कांटेदार झाड़ियाँ और एकासियों के पेड़ों की बहुयात है, लेकिन यहाँ जंगली खाद्य वस्तुएं भरपूर मात्रा में मिलती है। 20वीं शताब्दी के शुरू में यहाँ भांति भांति के जानवरों को बेशुमार संख्या थी। यहाँ के बड़े बड़े जानवरों के साथ हाथी, गैंडे, जिराफ, जेब्रा, वाटर बग, हिरन, चिंकारा, खागदार, जंगली सुअर, बबून, बंदर, शेर, तेंदुए और लकड़बग्घे जितने आम है उतने ही आम छोटे जानवरों में शाही मछली, खरगोश, गीदड़, कछुए और अनेक प्रकार के जानवर हैं। हादजा लोग हाथी को छोड़कर बाकी सभी किस्मों के जानवरों का शिकार करते थे, उनका मांस खाते थे। यहाँ शिकार के भविष्य में कोई खतरा पैदा किए बिना नियमित रूप से जितना मांस खाया जाता है उतना दुनिया के किसी भी ऐसे भाग में नहीं खाया जा सकता। यहाँ ऐसे शिकारी संग्राहक रहते हैं अथवा निकट भूतकाल में रहते थे। वनस्पति खाद्य, कंदमूल, बेर, बाओबाड, पेड़ के फल आदि साधारण दर्शक को अक्सर आसानी से दिखाई नहीं देते। जलाभाव के वर्ष में भी अत्यंत सूखे मौसम में बहुतायत से उपलब्ध होते थे। जिस तरह वनस्पति खाद्य बारिश के 6 महीने में उपलब्ध होता है, वह सूखे के मौसम में मिलने वाली खाद्य सुरक्षाओं से भिन्न होता है। लेकिन वहाँ खाद्य पदार्थों की कोई कमी नहीं थी। यहाँ पाई जाने वाली 7 किस्म की जंगली मधुमक्खियों के शहद और सूड़ियों को चाव से खाया जाता है, लेकिन इन चीज़ों की आपूर्ति सदा एक जैसी नहीं रहती। मौसम के अनुसार हर चीज़ बदलती रहती है। वर्षा के मौसम में जल स्रोत व्यापक रूप से देश भर में मिलते हैं, लेकिन सूखे के मौसम में ये स्रोत बहुत कम रह जाते हैं। हादजा लोग यह समझते हैं कि अगर अधिक से अधिक 5 से 6 किलोमीटर की दूरी तक पानी मिल जाए तो उनका काम चल सकता है। इसलिए वे शिविर आमतौर पर जल स्रोतों के 1 किलोमीटर की दूरी तक ही स्थापित किए जाते हैं। देश के कुछ हिस्सों में घास के मैदान खुले मैदान है, लेकिन हादजा लोग वहाँ कभी अपना शिविर नहीं बनाते। अपने शिविर
पेड़ अथवा चट्टानों के बीच, बल्कि तरजीही तौर पर वहाँ लगाए जाते हैं जहाँ ये दोनों सुविधाएं उपलब्ध हो। पूर्वी हाजा लोग और उनके संसाधनों पर उनका अधिकार नहीं जताते। कोई भी व्यक्ति जहाँ कहीं भी चाहे रह सकता है, पशुओं का शिकार कर सकता है, कहीं पर भी कंदमूल, फल और शहद इकट्ठा कर सकता है और पानी ले सकता है। इस संबंध में हाजा प्रदेश के उन सभी कोई प्रतिबंध नहीं था। अपने इलाके में शिकार के लिए असीमित मात्रा में पशु उपलब्ध कराने के बावजूद हाजा लोग अपने भोजन के लिए मुख्य रूप से जंगली साग सब्जियों पर भी निर्भर रहते थे। संभवतः उनके भोजन का 80% भाग मुख्य रूप से वनस्पतिजय होता था और 20% भाग मांस और शहद से पूरा किया जाता है। नमी के मौसम में हाजा लोग के शिविर आमतौर पर छोटे और दूर दूर तक फैले हुए होते थे। सूखे के मौसम में पानी के स्रोत आसपास बड़े और घने बसे होते थे। सूखे के समय उनके यहाँ भोजन की कोई कमी नहीं रहती थी। मानव विज्ञानी जेम्स वुडबर्न द्वारा 1960 में दिया गया विवरण क्रियाकलाप है, छोड़िए। शिकारी संग्राहकता समाज वर्तमान से अतीत की ओर। जैसे जैसे मानव विज्ञानियों द्वारा किए गए अध्ययनों के माध्यम से आज के शिकारी संग्राहकों के बारे में ज्ञान बढ़ा, हमारे सामने यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि क्या वर्तमान शिकारी संग्रह के बारे में प्राप्त जानकारी का उपयोग सुदूर अतीत मानव के जीवन के पुनर्निर्मित करने में किया जा सकता है। सजाति वृत्त में समकालीन नृजातीय समूहों का विश्लेषणात्मक अध्ययन होता है। इसमें उनके रहन सहन, खान पान, आजीविका के साधन, प्रौद्योगिकी आदि की जांच की जाती है। स्त्री पुरुष की भूमिका, कर्मकांड, रीति रिवाज, राजनीतिक संस्थाओं और सामाजिक रूढ़ियों का अध्ययन किया जाता है। इस मुद्दे पर इस समय दो परस्पर विरोधी विचारधाराएं चल रही थी। एक और विद्वानों का एक ऐसा वर्ग जिसने आज के शिकारी संग्रह समाजों को प्राप्त विशिष्ट तथ्यों का, आंकड़ों का सीधे अतीत में पुरातत्वीय अवशेषों की व्याख्या करने के लिए उपयोग कर लिया। उदाहरण के लिए कुछ पुरातत्वविदों का कहना है कि 20 लाख साल पहले होमिनिड स्थल जो तुर्काना झील के किनारे स्थित है, संभवतः आदिकाल मानवों के शिविर या निवास स्थानों थे जहां वे सूखे और मौसम में आकर रहते थे। ऐसी ही पद्धति वर्तमान हाजा और कुंग सैन समाजों में पाई जाती है। दूसरी ओर कुछ ऐसे विद्वान हैं जो यह महसूस करते हैं कि संजाति वृत्त संबंधी तथ्यों और आंकड़ों का उपयोग अतीत के समाजों को समझने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। उदाहरण के लिए आज के शिकारी संग्रह समाज शिकार और संग्रह के साथ साथ कई आर्थिक क्रियाकलापों में लगे हैं, जैसे कि जंगलों में पाई जाने वाली छोटी चीज़ों का विनिमय और व्यापार करना अथवा पड़ोस के किसानों के खेतों में मजदूरी करना। इसके अलावा ये समाज भौगोलिक, राजनीतिक और सामाजिक यानी दृष्टियों के हाशिए पर है। वे जिन परिस्थितियों में रहते थे वे आरंभिक मानव की अवस्था में बहुत भिन्न है। एक अन्य समस्या यह है कि आज के शिकारी संग्रहता समाजों में आपस में भी बहुत भिन्नता है। कई मुद्दों पर परस्पर विरोधी तथ्य दिखाई देते हैं और वे जब समाज शिकार और संग्रहण को अलग अलग महत्व देते हैं, उनके आकार भिन्न भिन्न यानी छोटे बड़े होते हैं और उनकी गतिविधियों में भी अंतर पाया जाता है। भोजन प्राप्त करने के मामले में श्रम विभाजन को भी कोई आम सहमति नहीं है। यद्यपि आज भी अधिकतर स्त्रियां ही खाने पीने की सामग्रियां जुटाने का काम करती हैं और पुरुष शिकार करते हैं, लेकिन ऐसे समाजों में भी उदाहरण मिलेंगे जहां स्त्रियां और पुरुष दोनों ही शिकार और संग्रहण और औजार बनने का काम करते थे। स्थितियां जो भी हो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसे समाजों में स्त्रियां भी भोजन जुटाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती थी। संभवतः इस बात से यह सुनिश्चित होता है कि आज के शिकारी संग्राहक समाजों में स्त्री पुरुष दोनों भूमिकाएं अपेक्षाकृत एक समान होती है। यद्यपि उसमें समाजों के कुछ अंतर वर्तमान स्थिति ऐसी हो अतीत के बारे में कोई निष्कर्ष निकालना कठिन है। उपसंहार: लाखों साल तक मानव जंगली जानवरों का शिकार, उनके जंगली पेड़ पौधों को इकट्ठा करने, अपने भरण पोषण करते रहते थे। फिर भी 10,000 से 4500 वर्ष पहले तक की
दुनिया के भिन्न भिन्न भागों में रहने वाले लोगों के कुछ जंगली पौधों को अपने उपयोग के लिए उगाना और जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया। उसके फलस्वरूप खेती और पशुचारण कार्य उनकी जीवन पद्धति का अंग बन गए। इधर उधर बिखरे हुए खाद्य पदार्थों को बटोरकर खाने के बजाय उन्हें खेती के जरिए स्वयं उपजाकर प्राप्त करने का मानव इतिहास का एक युगांतरकारी घटना है। मगर उस समय यह परिवर्तन क्यों आया? लगभग 13,000 साल पहले अंतिम युग का अंत हुआ। उसके साथ ही अपेक्षाकृत अधिक गर्म और नम मौसम की शुरुआत। इसके फलस्वरूप जंगली और जौ और गेहूं जैसे अनाज पौधे उगने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो गई। साथ ही जैसे जैसे खुले जंगलों और घास के मैदानों का विस्तार होता गया, वैसे वैसे जंगली भेड़ बकरियां, मानव सूअरों और गधों जैसे जानवरों की संख्या में वृद्धि हुई। इससे यह इंगित है कि मानव समाज धीरे धीरे ऐसे इलाकों को अधिक पसंद करने लगा जहाँ की जंगली घास फूस और जानवरों की बहुतायत थी। इसके अलावा अब पहले से काफ़ी बड़े जनसमुदाय के इलाकों में वर्ष के अधिकांश भाग में लगभग अस्थायी रूप से रहने लगे। चूँकि इन कुछ इलाकों में अपेक्षाकृत अधिक पसंद किया था, इसलिए वहाँ भोजन की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए दबाव बढ़ने लगे। संभवतः इसी कारण से कुछ खास किस्म के पौधे उगाने और जानवरों को पालने के लिए प्रक्रिया चालू हो गई। इसमें यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या का दबाव, कुछ खास किस्मों के पौधे, गेहूँ, जौ, चावल, मोठ, बाजरा आदि और जानवर जैसे भेड़, बकरी, मवेशी, गधा और सूअर आदि की जानकारी और उस पर मनुष्य की निर्भरता जैसे अनेक कारकों को मिलकर ऐसा परिवर्तन लाने में अपनी भूमिका अदा की। एक ऐसा क्षेत्र जहां आज के लगभग 10,000 साल पहले खेती और पशुचारण प्रारंभ हुए, यह फर्टाइल यानी उर्वरक अर्धचंद्राकार क्षेत्र में सागर के तट से लेकर ईरान में जागरोस पर्वतमाला तक फैला हुआ था। खेती की प्रथा चालू हो जाने से लोगों के एक स्थान से पहले से ज़्यादा लंबे तक टिकना शुरू कर दिया। इस प्रकार कच्ची ईंटों और पत्थरों से भी अस्थायी घर बनाए जाने लगे। ये पुरातत्वविदों की ज्ञान प्राचीनतम गांवों में से कुछ है। खेती और पशुचारण से कई अन्य परिवर्तन आरंभ हुए, जैसे मिट्टी में ऐसे बर्तन दबना जो अनाज तथा उपजों को रखा जा सके, खाना पकाया जा सके। इसके अलावा पत्थर के नए किस्म के औजारों का इस्तेमाल होने लगा। हल जैसे अन्य उपकरण खेती के काम में आने लगे। धीरे धीरे लोग तांबा और रांगा जैसी धातुओं से परिचित हो गए। मिट्टी के बर्तन बनाने और परिवहन के लिए पहिए का इस्तेमाल होने लगा। लगभग 5,000 साल पहले इससे भी अधिक संख्या में लोगों के समूह में एक के साथ शहर में रहने लगे। ऐसा क्यों हुआ और शहरों का अन्य बस्तियों में क्या अंतर है? ऐसे ही प्रश्न का उत्तर जानने के लिए अध्याय 2 पढ़िए। कलारेख 360-240 लाख वर्ष पूर्व नर मानव प्राइमेट बंदर एशिया और अफ्रीका में। 240 लाख पूर्व परिवार होमोनिड गिब्बन एशियाई ओरांगआउट और अफ्रीकी वानर गोरिल्ला चिंपैंजी बोबोन पिग्मी चिंपैंजी। 64 लाख वर्ष पूर्व होमोनाइड और होमोनिड शाखाओं का विभाजन। 56 लाख वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथिकस। 25 से 26 लाख पत्थर के सबसे पहले औजार। अफ्रीका ठंड और शुष्क होना, परिणाम स्वरूप जंगलों की कमी और घास के मैदान में वृद्धि। 25 से 20 लाख वर्ष पूर्व होमो। 25 से 22 लाख वर्ष पूर्व होमो हैबिलियस। होमो इरेक्टस 18 लाख वर्ष पूर्व। 13 लाख वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथिकस का विलुप्त होना। 8 लाख वर्ष पूर्व आद सैपियंस। होमो हाइडिब्लोस 1.9 से 1.6 लाख वर्ष पूर्व होमो सेपियंस आधुनिक मानव। काल रेखा लाख वर्ष पूर्व दफनाने की प्रथा सबसे पहला साक्ष्य 3 लाख वर्ष पूर्व। होमो इरेक्टर का लोप इतना। स्वरतंत्र का विकास 2 लाख पूर्व। नर्मदा घाटी भारत में होमो सेपियंस की खोपड़ी इतना के बीच में। आधुनिक मानव का प्रादुर्भाव इतना के बीच में। निअंडर मानव का प्रादुर्भाव इतना के बीच। चूल्हों के इस्तेमाल के बारे में साक्ष्य 125 लाख वर्ष पूर्व। निअंडर मानव का लोप 35 लाख वर्ष पूर्व। आग में 35,000 वर्ष पूर्व। आग में पकाई गई चिकनी मिट्टियों की मूर्तियों का सबसे पहला साक्ष्य 27,000 वर्ष पूर्व। सिलाई वाली सुई का आविष्कार 21,000 पूर्व।
पूर्वी अफ्रीका की विभ्रंश घाटी। क्वेश्चन आ गया, चलिए।